हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। और इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था वो नेशनल इमरजेंसी किया था। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि नेशनल इमरजेंसी क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, उसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, प्लस उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे फंडामेंटल राइट्स पे और हमारे सेंट्रल स्टेट जो रिलेशंस होते हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद जो है, जो आज हमारा जो नया टॉपिक होगा वो होगा एनवायरनमेंट से। और बेसिकली इसमें हम स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम से। एक्चुअली इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ये हम इसमें हमें कन्फ्यूज़न भी रहता है कि बेसिकली जो मेजर डिफरेंस होता है इन तीनों टर्म्स में वो क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो इकोलॉजी के अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है उस पर बात करेंगे, जैसे कि इंडिविजुअल हो गया, कम्युनिटी हो गया, उसके बाद जो ये पॉपुलेशन हो गया, बायोम्स हो गए, इकोटोन हो गया, बायोस्फीयर हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स है उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। एक्चुअली जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनवायरनमेंट में हम सभी जो जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, जो वो आपका कांस्टेबल से लेके अगर हम सिविल सर्विसेज तक बात करें तो सभी में एनवायरनमेंट जो है, इवन एनवायरनमेंट तो अलग ही सब्जेक्ट जो है वो पूरा तैयार हो चुका है। और जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी जो सब्जेक्ट है, जो ज्योग्राफी है उसको भी कवर कर लेता है। ठीक है, जितने भी हमारे प्लांट्स और एनिमल से संबंधित जितने भी जो भी चीज़ें हैं वो सब जो है हमारी एनवायरनमेंट में कवर हो जाती है। तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एनवायरनमेंट का जो पहला टॉपिक है, इकोलॉजी। इकोलॉजी जो चैप्टर है हमारा उसके बारे में आज बात करते हैं। तो इकोलॉजी को समझने से पहले मैं आपको जो है इसको स्क्रीन को जूम कर देता हूँ। आई होप आपको बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी जूम हो गया है। तो चलिए फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं जो अपनी टर्म है इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो एक्चुअली इकोलॉजी होती क्या है? इकोलॉजी होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द रिलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द एनवायरनमेंट। जो ये एक्चुअली क्या होता है, स्टडी ऑफ जो साइंटिफिक स्टडी होती है किसके बीच में, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो जीवित जो जंतु है और वातावरण है, उनके बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है। दूसरा जो दूसरी टर्म है वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है जो सराउंडिंग्स होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके जो चारों तरफ जो सराउंडिंग्स है उसका उस ऑर्गेनिज्म पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी जो लाइफ है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो जो अपना पूरी लाइफ जीता है उसके ऊपर जो सराउंडिंग्स है उसका क्या फर्क पड़ता है, उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, ठीक है, उसकी फुल लाइफ में। जैसे हम ह्यूमन बीइंग है और हमारा जो है हमारे ऊपर किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, हम जो है हवा भी लेते हैं, पानी भी पीते हैं, हम टेम्परेचर जो है एक सर्टेन टेम्परेचर में भी हम सर्वाइव करते हैं। तो वो जो फैक्टर्स है, जो हमारे सराउंडिंग्स में जो भी फैक्टर्स हमें प्रभाव डालते हैं, हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। तो ये टर्म तो हुई एनवायरनमेंट की। ठीक है। दूसरा, अगर हम इकोलॉजी की बात करें, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, तो ये सब चीज़ें जो है, ये अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये सब चीज़ें हमारे पुराने जो हमारे उपनिषद है, वेद है और जैसे आप चरक संहिता है, इन सब जो पुस्तकें हैं उन सब में एनवायरनमेंट, जो इकोलॉजी है, इन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। उसमें ही बताया गया है कि अगर पानी गंदा होगा, प्रदूषित होगा, अगर हवा प्रदूषित होगी तो हमारे जीवन पर क्या जो है हार्म इफेक्ट पड़ेगा, क्या कि वो हमारे लिए कितना हार्मफुल होगा। ठीक है। तो जो हमारे अरण्यक है उसमें इन चीज़ों जो है इन बातों को मेंशन किया हुआ है। हमारे जो वेद है, जो पूरा मेडिसिन जो है अथर्ववेद है, उसमें पूरा जो है मेडिसिन के बारे में बताया गया है, उसमें प्लांट्स के बारे में बताया गया है। उसमें जो है हम कह सकते हैं कि अगर हम ये एनवायरनमेंट जो है हम कह सकते हैं किस तरीके से हमारे जो टेक्स्ट है, एंशिएंट टेक्स्ट है, उनसे किस प्रकार से संबंधित है। तो ये तो बात हुई हमारी इसकी एनवायरनमेंट की। अगली बात जो हम करेंगे वो करेंगे जो फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट में, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं अबायोटिक, एक होता है बायोटिक। ये दो चीज़ होती है। अबायोटिक होता है नॉन लिविंग थिंग्स और बायोटिक होते हैं लिविंग थिंग्स।
ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स में जो है मैंने बताया ना जिसका इफेक्ट पड़ता है, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो टेम्परेचर भी हो सकता है, वो लाइट भी हो सकती है, वो ह्यूमिडिटी भी हो सकती है, ठीक है, वो ह्यूमिडिटी भी हो सकती है, वो जो है जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, जब न्यूट्रिएंट्स लेते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, O2 हुआ, CO2 हुआ, N2 हुआ, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हो गए। तो ये सब क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स है जिनका प्रभाव जो है हमारे जीवन पर पड़ता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इकोलॉजी के एक्चुअली 6 कंपोनेंट्स होते हैं। जो इकोलॉजी है उसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर 6 कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी। वो कौन कौन से 6 कंपोनेंट्स होते हैं? तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो पहला है इंडिविजुअल। पहला है इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल जो है यहाँ पर हम किसी एक स्पीसीज को ले सकते हैं। कोई एक स्पीसीज है, आप किसी की ले लीजिए, टाइगर की ले लीजिए या राइनोसोरस की ले लीजिए। ये कोई स्पीसीज है और ये स्पीसीज जो है ये यहाँ पे सर्वाइव कर रही है, ठीक है। ये जो है एक जो स्पीसीज है, वो जो इंडिविजुअल स्पीसीज है वो सर्वाइव कर रही है। और उसमें क्या है कि उसकी जो एबिलिटी है फंक्शन करने की वो इंडिपेंडेंट होती है। जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंजाई है, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, इनके जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, जो ऑर्गन्स ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, इसको हेल्प करते हैं इसको ग्रो करने में, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में स्पीसीज में कोई एक स्पीसीज होती है। दूसरी है पॉपुलेशन। दूसरी है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या होता है, जब कई सारे इंडिविजुअल स्पीसीज मिल जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो पॉपुलेशन जो है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है और उसमें क्या कहते हैं, सभी एक जैसी स्पीसीज होती है, ठीक है ना। किसी भी जो एनिमल है उसकी एक स्पीसीज होती है और किसी डिफाइंड एरिया में होती है स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो ये होता है पॉपुलेशन। तो इसके जो मेन फैक्टर होता है पॉपुलेशन का, वो जो मेन फैक्टर होता है इसके बढ़ने का या घटने का, तो ये प्रश्न भी आ चुका है कई बार कि व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कैसे, अगर बर्थ बढ़ेगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर इमिग्रेशन होगा, मान लीजिए इस जगह पर जो है कुछ स्पीसीज रह रही है और इस स्पीसीज में जो है इमिग्रेशन हो रहा है, बाहर से कोई स्पीसीज आ रही है, तो क्या होगा, इसका जो है नंबर बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। और अगर इसका बर्थ यहीं पे बर्थ बढ़ रहा है, बर्थ प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो भी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये तो था पॉपुलेशन। इसके बाद जो है तीसरा आता है कम्युनिटी। इसके बाद आती है कम्युनिटी। तीसरी आती है कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है, जो अलग अलग स्पीसीज एक जगह रहती है, अलग अलग स्पीसीज जो अलग अलग रहती है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। बहुत सारी स्पीसीज जो है एक साथ रहती है। अब ये होता है कि जो यहाँ पर स्पीसीज होती है एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि उनको खाना भी चाहिए, शेल्टर भी चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल लो तो जो प्लांट्स है, प्लांट्स को किसकी ज़रूरत है, प्लांट्स को जो इंसेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना इंसेक्ट्स के प्लांट्स का पोलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए जो है कोई भी जो है एनिमल रह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए डियर है, ठीक है ना, हिरन है, हिरन को क्या चाहिए, प्लांट्स चाहिए, वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। फंजाई है, फंजाई को क्या चाहिए, डिकम्पोज, जो डेड एनिमल है, डेड जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो चाहिए, क्योंकि फंजाई जो है उसको डिकम्पोज जो है उसको, क्योंकि उसका खाना क्या है, वही जो डेड डिके है वही उसका खाना है, क्योंकि उसको डिकम्पोज करना ही इसका फंगस का काम होता है। तो जो स्पीसीज है यहाँ पर कम्युनिटी में क्या करती है, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। तो हमारा क्या पहले इंडिविजुअल स्पीसीज थी, बहुत सारी स्पीसीज मिली तो पॉपुलेशन बन गई, पॉपुलेशन के बाद क्या बनती है, कम्युनिटी बनती है, ठीक है। इसी कम्युनिटी में क्या होता है, जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी को हम दो कम्युनिटी में डिवाइड कर सकते हैं, मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी। अगर फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट मान लीजिए, उस फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है ना, ये बोलते हैं इसको बोलते हैं मेजर कम्युनिटी। और जो डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स को क्या चाहिए, एक छोटा सा जो है कोई भी डेड डिके चाहिए और वो उस पर जो है डिपेंडेंट रहता है, इसको बोलते हैं माइनर कम्युनिटी,
ठीक है, तो हम इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं, मेजर कम्युनिटी में और माइनर कम्युनिटी में। जो तीसरा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो पहला इंडिविजुअल है, दूसरा पॉपुलेशन है, तीसरा कम्युनिटी है और चौथा जो है वो है इकोसिस्टम। चौथा है इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम क्या होता है, अब हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली इकोसिस्टम जो है इसमें सभी चीज़ें जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है, और जहाँ पर भी कोई जो चेन है, एक पूरी चेन बनी होती है, उस चेन में क्या होता है, अगर कोई भी चेन अगर ख़राब होती है, अगर ये अनहेल्दी होती है तो पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो वो है इकोसिस्टम। जैसे कि एक सिस्टम है पूरा, उसमें सिस्टम मैंने बता दिया कि कम्युनिटी के बाद आप इकोसिस्टम पे आ जाइए। कम्युनिटी में क्या हुआ, बहुत सारी स्पीसीज जो है रह रही है और हर किसी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा इनको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, सर्वाइव करने के लिए इनको एयर भी चाहिए, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए इनको टेम्परेचर भी चाहिए, सर्वाइव करने के लिए इनको वाटर भी चाहिए, सर्वाइव करने के लिए इनको लाइट भी चाहिए, ठीक है। जहाँ भी कोई एक चीज़ जो है अनहेल्दी हो गई या इनको नहीं मिली तो इकोसिस्टम क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इकोसिस्टम एक्चुअली होता क्या है, इकोसिस्टम में क्या होता है, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है ना, जो किससे बनती है, कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग से बनती है, फिजिकल एनवायरनमेंट से बनती है, और जो वे इंटरेक्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं मटेरियल को, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। तो इकोसिस्टम क्या है, इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है ना। बायोस्फीयर एक्चुअली होता क्या है, जो हमारी अर्थ है, ऊपर क्या है, अर्थ के जो है, अर्थ को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। जो अर्थ पर लिविंग बींग रहते हैं उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। जो अर्थ में जो वाटर है, वाटर के अंदर जो रहते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है ना। और जो एयर है उसको बोलते हैं एटमोस्फीयर। जहाँ तीनों मिल जाते हैं उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। मान लीजिए एटमोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर है और ये हाइड्रोस्फीयर है, तो तीनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है ना। सिर्फ लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स सिर्फ बायोस्फीयर में ही सर्वाइव कर सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स सिर्फ बायोस्फीयर में ही सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो सिर्फ बायोस्फीयर में ही फुलफिल होती है। तो बायोस्फीयर क्या है, वो हमारा छठा कंपोनेंट है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम इकोसिस्टम पे फोकस करते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है, इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जो फिजिकल फैक्टर्स है और बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, दोनों ऐड होते हैं, क्योंकि बिना फिजिकल फैक्टर्स के बायोलॉजिकल फैक्टर्स ग्रो नहीं कर सकते। बिना लाइट के, बिना वाटर के, बिना एयर के जो बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट्स है, जैसे माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स है, जो भी वहाँ पर लिविंग थिंग्स है, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उसको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, जो फिजिकल फैक्टर्स चाहिए। तो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वाटर, एयर, ये सब क्या है, फिजिकल फैक्टर्स है। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, उस जो ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रो करने में हेल्प करती है। और इसमें क्या होता है कि ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जहाँ जिसमें स्पीसीज जो रहती है वे भी सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती है। तो अगर इसमें कोई भी एक डैमेज हो जाएगा या एक भी सिस्टम डिसअपियर हो जाएगा तो पूरे इकोसिस्टम पर जो है प्रभाव डालती है, इफेक्ट डालती है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की, अगर हम बात करें कि इकोसिस्टम में कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो एक है बायोटिक और एक है अबायोटिक। तो बायोटिक मैंने बता ही दिया, जो अबायोटिक है उसमें क्या होता है, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। फिजिकल फैक्टर्स लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या हो गए, फिजिकल फैक्टर्स हो गए, जिनको बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में जो है दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है अबायोटिक, एक होता है बायोटिक। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग और बायोटिक मतलब लिविंग, ठीक है। तो अबायोटिक में क्या होता है, जैसे कि जो फिजिकल फैक्टर्स है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना, सनलाइट हो गई, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सब क्या आते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। और जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उसमें क्या आता है, बायोटिक कंपोनेंट्स में जैसे ऑटोट्रोप्स हो गए, इसके बाद जो है आपके ये हार्बीवोरस वगैरह जितने हैं ऑटोट्रोप्स में हो गए। दूसरा हेटरोट्रोप्स हो गए,
ये किस में आते हैं? बायोटिक में आते हैं। ऑटोट्रॉफ्स में अगर हम बात करें तो प्लांट्स हो गया, ठीक है ना, प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं जो खाना अपना खुद बनाते हैं। जो प्लांट्स है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं जो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। वो कैसे? जैसे हेटरोट्रॉफ्स है, जैसे एनिमल्स भी है, तो एनिमल्स किस पर डिपेंडेंट है? एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, एनिमल्स पर डिपेंडेंट है। तो मैंने कहा ना, हर कोई जो है एक दूसरे डिपेंडेंट है। और इकोसिस्टम में भी यही है कि हर चीज़ें जो है मेंटेन बैलेंस रहना चाहिए। अगर ये बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनको अगर कम एयर मिलती है, कम वाटर मिलता है, तो क्या सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये वाला सिस्टम अगर हल्का रह गया, मतलब ये सिस्टम अगर सफिशेंट नहीं हुआ, तो जो बायोटिक थिंग्स है, जो बायोटिक कंपोनेंट है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर इनको सही से टेम्परेचर नहीं मिला, ठीक है ना, इनके मुताबिक टेम्परेचर नहीं मिला, तो जो है बायोटिक कंपोनेंट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बायोटिक में क्या आ जाएगा? ऑटोट्रॉफ्स आ जाएंगे, हेटरोट्रॉफ्स आ जाएंगे। इसके अंदर ही आपके डिकम्पोजर्स भी इसी में आ जाएंगे, क्योंकि डिकम्पोजर्स भी क्या है? जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, ये सब क्या है? ये सब जो है बायोटिक ही है। ये भी लिविंग थिंग है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोआ हुआ, वायरस हुआ, ये सब क्या है? ये सब बायोटिक कंपोनेंट है किसके? इकोसिस्टम के। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। इसके बिना ये जो है फुलफिल नहीं है, इसके बिना ये जो है ये सर्वाइव नहीं कर सकता, इसके बिना ये ग्रो नहीं कर सकता। तो इकोसिस्टम के अंदर जो है ये सब चीज़ें चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारा तो इकोसिस्टम के अंदर हम जो बात करेंगे अगले, वो करें नेचुरल इकोसिस्टम। कितने टाइप के होते हैं? जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो कितने टाइप का होता है? तो नेचुरल इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा? एक तो टेरिस्ट्रियल हो जाएगा, एक मैरीन हो जाएगा। मैरीन मतलब जो वाटर में जो सिस्टम पूरा काम करता है वो होता है मैरीन, यानी जो वाटर वाला, और टेरिस्ट्रियल जो लैंड पे रहता है। तो अगर हम बात करें नेचुरल इकोसिस्टम की, तो उसमें दो होते हैं, टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक। नेचुरल इकोसिस्टम इसमें दो होते हैं, एक होता है टेरिस्ट्रियल जो लैंड पे रहता है। जो लिविंग थिंग्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पे रहते होते हैं टेरिस्ट्रियल, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं उसको बोलते हैं एक्वेटिक। तो दो तरह के नेचुरल इकोसिस्टम है। तो जो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें तीन आ जाएंगे, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और डेजर्ट्स, ठीक है ना। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ ग्रासलैंड्स में रहते हैं, कुछ डेजर्ट्स में रहते हैं। आप देखोगे डेजर्ट्स में भी जो है हमें प्लांट्स में भी दिखाई देते हैं और एनिमल्स भी दिखाई देते हैं। जो ग्रासलैंड्स है उसमें भी हमें प्लांट्स भी दिखाई देते हैं और एनिमल्स भी दिखाई देते हैं। फॉरेस्ट में भी हमें दोनों चीज़ें मिलती है। इसी प्रकार से जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं तो जो उनको बोलते हैं एक्वेटिक, और वे भी जो है तीन तरह के होते हैं। एक होता है फ्रेश वाटर में रहने वाले, एक होता है सैलिन वाटर में रहने वाले, और एक होता है मैरीन एनिमल्स, ठीक है ना। एक होता है फ्रेश वाटर एनिमल्स, एक होता है सैलाइन वाटर एनिमल्स, एक होता है मैरीन वाटर एनिमल्स, ठीक है ना। तो जो फ्रेश वाला है तो पता है जो रिवर्स में रहते हैं, जो साफ पानी में रहते हैं, ठीक है। दूसरा सैलिन वाटर जो लेक वगैरह में रहते हैं, और तीसरा जो समुद्र में रहते हैं, जो ओशियंस में मिलते हैं, ठीक है। वो प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ये नेचुरल इकोसिस्टम है जो कि प्रकृति का बनाया हुआ है, ठीक है। अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो जो हमारा एक्वेरियम होता है जिसमें हम फिशेस रखते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। आप देख लीजिए, अगर जो फिश होती है उस फिश को क्या करेंगे हम, अगर हम फिश को पानी में रख डालेंगे, ठीक है, उसको जो फिश है इसको हमने क्या करा? वाटर में रखा। इसको क्या चाहिए? हम इसको वही टेम्परेचर देंगे जिस टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाती हो, ठीक है। अब मैं फिजिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, तो वाटर जो है, वाटर का टेम्परेचर कैसे दिया हमने? जिसमें वो सर्वाइव कर पाती हो। उसके अलावा जो लाइट है, सनलाइट भी हम इसको सफिशिएंट प्रोवाइड कराते हैं, तभी जाकर ये जो है इसमें जिंदा रहती है, ठीक है ना, पानी में जिंदा रहती है। इसके अलावा जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, जो पानी के अंदर डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स है, वो भी इसको हम सफिशिएंट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे प्लैंकटन हुआ, प्लैंकटन क्या होता है? प्लैंकटन इज फूड ऑफ फिश। तो जो प्लैंकटन है हम सफिशिएंट प्रोवाइड कराते हैं ताकि ये सर्वाइव कर सके। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है, डिजोल्व ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन भी हम इसको प्रोवाइड इतनी कराते हैं ताकि ये जो है अपनी जो है सांस लेती रहे और इसको सफिशेंट गैस मिलती रहे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब फैक्टर्स है जिसमें जो हम प्रोवाइड कराते हैं किसी भी लिविंग थिंग को। तो अगर हम फिश को देखें तो फिश का तो एक तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया है। फिश का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हो गया कि जिसमें हम ये सारे फिजिकल फैक्टर्स प्रोवाइड करा रहे हैं फिश को। इसके अलावा जो फिश का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट इसका कैसा होता है, अगर आप फ्रेश वाटर में रहने वाली फिश को, ठीक है ना, नमकीन पानी में डाल दोगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि हर लिविंग थिंग का, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक सिस्टम होता है रहने का, उसका अपना स्पेसिफिक प्लेस होता है रहने का। जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं वो शायद फॉरेस्ट में ना रह पाते हो, और जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो जो है ग्रास लैंड में ना रह पाते हो। ठीक है, अगर आप बर्ड्स को देखोगे ज़्यादातर बर्ड्स कहाँ मिलती है, ग्रास लैंड्स में मिलती है। ठीक है, जो जीरोफाइटिक प्लांट्स हैं, जो कैटरपिलर्स वगैरह जो भी, वे जो है डेजर्ट्स में मिलते हैं, वे जो है ज़्यादा फॉरेस्ट में नहीं मिलते, क्योंकि उनका जो सर्वाइवल एरिया है जहाँ पर वो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं वो जो है वो डेजर्ट है। जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में क्या होता है कि वे एनिमल्स ज़्यादा रहते हैं जिनको वाटर ज़्यादा चाहिए, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल ज़्यादा चाहिए। ठीक है, जिनको टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए। ठीक, तो जो डाइवर्सिटी में रहते हो उनको, वे जो एनिमल्स सिर्फ फॉरेस्ट में रह सकते हैं। इसलिए क्या है कि जो ये है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है ये दो तरह के होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल, एक एक्वेटिक। और जो आर्टिफिशियल मैंने बता दिया, एक्वेरियम को हम डाल सकते, एक्वेरियम पॉन्ड भी हो सकता है, पॉन्ड को भी हम जो है उसमें डाल सकते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो वो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम। अगला जो हम बात करेंगे वो करेंगे इकोटोन की। ये इकोटोन क्या होता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है इकोटोन से संबंधित। जो इकोटोन है, इकोटोन को हम जो है पूरा संक्षेप में समझेंगे, और कितने टाइप के इकोटोन होते हैं ये अभी हम जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इकोटोन जो होता है, इकोटोन एक्चुअली जो दो सिस्टम है, मान लीजिए दो सिस्टम के बीच का जो दो इकोसिस्टम को जोड़ता है उसको बोलते हैं इकोटोन। इकोटोन इज इंटरमीडिएट ऑफ टू इकोसिस्टम्स। जैसे मान लीजिए आप, ये डेजर्ट है, ये डेजर्ट है, ये ग्रासलैंड है और ये फॉरेस्ट है। अब देख लीजिए, ये ग्रासलैंड है, ये फॉरेस्ट है और ये डेजर्ट है। ठीक है, तो फॉरेस्ट के बाद क्या आता है, ग्रासलैंड आते हैं, ग्रासलैंड के बाद क्या आते हैं, जो है डेजर्ट आते हैं। तो ग्रासलैंड क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक कड़ी हो गई। जो ग्रासलैंड है इसके बीच में क्या हो गई, एक कड़ी हो गई, एक ये क्या करते हैं, इंटरमीडिएट हो गया जो कि इन दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो अगर हम बात करें इसकी मैनग्रोव्स की बात करें, मैनग्रोव्स क्या होते हैं, मैनग्रोव्स की जो बात करें तो मैनग्रोव्स क्या होते हैं, यहाँ पर जो मैरीन में रह रहे हैं, समुद्र के आसपास, ठीक है ना, समुद्र में रह रहे हैं। और इधर क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल लैंड हो गई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लैंड हो गई, यहाँ पानी हो गया, यहाँ लैंड हो गया, उसके बीच में दलदल है, वहाँ मैनग्रोव्स पैदा हो रखे हैं। तो ये मैनग्रोव्स क्या हो गया, ये इकोटोन हो गए। क्या हो गए, इकोटोन हो गए। तीसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, यहाँ पे एक रिवर आ रही है, ठीक है ना, ये रिवर आ रही है और यहाँ पर क्या है, समुद्र है। ठीक है, तो ये रिवर में क्या है, फ्रेश वाटर है और समुद्र में क्या है, सैलिन वाटर है। तो जैसे इसमें पड़ेगा ये, ठीक है, इसमें क्या पड़ता है एक्चुअली, जब टाइड आती है तो टाइड आने के बाद क्या, रिवर का जो पानी है उसको भी थोड़ा सैलाइन कर देती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एस्चुरी, उसको बोलते हैं एस्चुरीज, उसको बोलते हैं एस्चुरी। तो एस्चुरी क्या होती है, जो फ्रेश वाटर होता है वो भी सैलाइन हो जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से सैलाइन नहीं होता, जो समुद्र पूरा पानी नहीं आता इसमें, तो क्या होगा, और इधर फ्रेश वाटर आ रहा है तो ये थोड़ा सा क्या, थोड़ा सैलाइन हो जाता है, ना ये फ्रेश रहता ना ये पूर्ण रूप से सैलाइन रहता। तो उस पानी को बोलते हैं, उस क्षेत्र को बोलते हैं एस्चुरी। और जो एस्चुरी है, जो ऐसा क्षेत्र होता है यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर प्लांट्स अच्छा खासा प्रोड्यूस करते हैं, अच्छा खासा ग्रो करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया एस्चुरी, ये हो गया मैनग्रोव और ये हो गया ग्रासलैंड्स। ये तीनों क्या है, इकोटोन है। इन इकोटोन की बड़ी खास बात होती है, जो इकोटोन होते हैं ये बहुत ही नैरो हो सकते हैं, ये कहीं कहीं बहुत वाइड भी हो सकते हैं। इनको जो है ये इंटरमीडिएट होते हैं, दो इकोसिस्टम के जो बीच में ये इंटरमीडिएट होते हैं। ये लीनियर होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, और जहाँ पर स्पीसीज़ है, अच्छी खासी स्पीसीज़ यहाँ पर ग्रो करती है। इसके अलावा जो हम बात करें इसकी, अगर यहाँ पर स्पीसीज़ जो है अच्छी खासी पॉपुलेशन हो जाती है, अगर यहाँ पर अच्छी खासी पॉपुलेशन हो जाती है
मान लीजिए ये ग्रासलैंड है और ये जो है फॉरेस्ट है, ये डेजर्ट है, ये ग्रासलैंड है। और इस ग्रासलैंड में मान लीजिए अच्छी खासी स्पीसीज आ गई, अच्छा बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर आ गए, तो इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। एज इफेक्ट, EDGE, एज इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। इसके अलावा अगर यहाँ पर जो है इस इंटरमीडिएट क्षेत्र में, इकोटोन में, अगर कोई स्पीसीज डोमिनेट करने लगती है, ठीक है ना, किसी स्पीसीज की संख्या ज़्यादा हो जाती है, किसी सर्टेन स्पीसीज की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो उसको बोलते हैं एज स्पीसीज। एज स्पीसीज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये तो हुआ इकोटोन के बारे में। तो इकोटोन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो है यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट होता है दो इकोसिस्टम के बीच में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं नीचे की। तो नीचे में क्या होता है कि हर जो एवरी स्पीसीज, जितनी भी स्पीसीज है, उनकी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। उनको हर स्पीसीज को जो है एक जैसा खाना नहीं खा सकते, हर स्पीसीज जो है एक जैसी जगह नहीं रह सकते। और जितनी भी स्पीसीज है, सारी स्पीसीज जो अलग अलग एनिमल्स की है, वो प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो, वे सबका जो रिप्रोडक्शन का जो अपना प्रोसेस है वो भी सबका अलग अलग है। अगर निशे जो है ना, NICHE, जो निशे है हर स्पीसीज का अलग अलग होता है। अगर हम फूड की बात करें, जो फूड निशे है ये सबका अपना अलग अलग है, ठीक है। जो प्लांट्स है इनका अपना अलग है, एनिमल्स में भी सबका अपना अलग अलग है। ऑटोट्रोफ जो हार्बीवोरस है वो प्लांट्स खाते हैं, और जो कार्निवोरस है वो जो है हार्बीवोरस को खाते हैं, ठीक है ना। और जो डिकम्पोजर्स है वे जो है डेड के जो मटेरियल होता है उसको खाते हैं। तो इनका फूड निशे सबका अपना अलग अलग होता है। इसके अलावा जो इनका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो सबका अपना अलग अलग है। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सबका अपना अलग अलग है हर एनिमल्स का, ठीक है ना। हर स्पीसीज का अपना अलग अलग रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है। कुछ जो है कुछ एनिमल्स हैं उनको जो है गर्म क्षेत्र चाहिए थोड़ा सा, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, कुछ को ठंडा चाहिए, ठीक है ना। कुछ को जो है कुछ जो होते हैं वे मैरीन क्षेत्र, जैसे टर्टल है, टर्टल क्या करता है कि वो जो है मैरीन क्षेत्र पर जाता है, कोस्टल एरिया पे जाता है, वो वहाँ पर रिप्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इनका हैबिटाट है सबका अपना अलग अलग है। जो रहने का जो अपना स्थान है, एकोमोडेशन है, सबका अपना अलग अलग है। बर्ड्स को नेस्ट चाहिए, लायन को डैन चाहिए, ठीक है। और जो अलग अलग एनिमल्स है सबको अपना अलग अलग जो भी हैबिटाट है, रहने की जगह है, सबको अपने अलग अलग चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है जो है निशे, सबका अपने रिक्वायरमेंट है। और किसी भी स्पीसीज़ की, जो अलग अलग स्पीसीज़ की सेम निशे नहीं हो सकता, सबका अपना अलग अलग निशे होता है। इसके अलावा जो इनका फिजिकल टेम्परेचर, जो फिजिकल जो फैक्टर्स हैं इनके, वो सबको अलग अलग चाहिए। इनको अलग अलग टेम्परेचर चाहिए, अलग अलग जो है इनको जो लाइट्स है वो इनको अलग इंटेंसिटी में चाहिए। इसके अलावा इनको जो इनका ह्यूमिडिटी इनको अलग अलग चाहिए। तो फिजिकल फैक्टर्स भी सबके अपने अलग अलग होते हैं। तो ये था निशे, जिसमें जो है जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्योंकि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो तभी कंजर्व हो पाएगा, तभी ग्रो कर पाएगा जब उसके चॉइस का खाना मिल पाएगा, उसके चॉइस का जब हैबिटेट मिल पाएगा, और जो उसकी रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो उसकी जो बॉडी की जो कैपेसिटी है उसके अनुसार मिल पाएगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। तो निशे जो एक कंपोनेंट है वो जो है एक्चुअली इकोसिस्टम ही चल रहा है। जो इकोटोन है, निशे है, ये सब इकोसिस्टम में ही चल रहा है, ठीक है ना। इकोसिस्टम के ही पार्ट है सारे, निशे और इकोटोन, ये दोनों क्या है, इसके ही पार्ट है, ठीक है। तो निशे कैसा है, जिसमें हमें सर्टेन वो रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो एक्चुअल में उसको ज़रूरत है ग्रो करने के लिए। इकोटोन वो होता है जहाँ पर दो इकोसिस्टम के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं इकोटोन, ठीक है। तो ये था निशे के बारे में। इसके अलावा जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बायोम। तो बायोम भी हमारा जो है एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसका, इकोलॉजी का। ये सब चीज़ें इकोलॉजी में चल रही है। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। इकोलॉजी के अंदर हमने क्या पढ़ा, इंडिविजुअल पढ़े, उसके बाद पॉपुलेशन बनती है, उसके बाद कम्युनिटी बनती है, उसके बाद इकोसिस्टम बनता है, कितने हो गए, 4 हो गए। उसके बाद जो है क्या बनता है, बायोम्स। उसके बाद क्या, बायोम्स है। और बायोम्स के बाद जो छठा होगा वो होगा बायोस्फीयर। तो टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं इकोलॉजी में, ठीक है ना। इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, और उसके बाद जो है बायोम, और लास्ट में है बायोस्फीयर। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोम्स।
ये बायोम्स क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ले जाता है। बायोम्स एक्चुअली दो चीज़ पर डिपेंड करते हैं। एक तो है हमारा टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा डिपेंड करता है प्रेसिपिटेशन पर, प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल, ठीक है ना, ये इस पर ही डिपेंड करता है। कैसे, वो आप खुद बताओगे। देखो, अगर हम बायोम्स की बात करें तो हम डेजर्ट को ले सकते हैं, जो डेजर्ट का क्षेत्र है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और बारिश क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये एक बायोम हो गया। बायोम का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई सर्टेन स्पीसीज रहेगी, वो सर्टेन स्पीसीज रहेगी जिसको कैसा नीचे चाहिए, कैसा नीचे चाहिए, जिसका ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और कम उसको रेनफॉल चाहिए, ठीक है ना, ये होगा। इसके अलावा अगर हम मोटा मोटा देखें तो जो है, जो ट्रॉपिकल लैंड है, ट्रॉपिकल लैंड है, उसके ऊपर जो होता है, जो ये टेम्परेट होता है, फिर टुंड्रा होता है, ठीक है ना। इन सब, ये सारे क्या है, सब बायोम्स हैं, ये सब क्या है, बायोम्स है। अब ये ट्रॉपिकल, टेम्परेट, टुंड्रा, ये सब क्या होते हैं, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो ट्रॉपिकल लैंड है, यहाँ पर वे एनिमल्स रहते हैं जिनको जो है अच्छी खासी रेनफॉल चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए और हाई टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ पर वे एनिमल्स रहते हैं। जैसे ये हमारा क्षेत्र है, हमारे यहाँ पर क्या है कि जब गर्मी पड़ती है, काफ़ी गर्मी पड़ती है, ठीक है ना। मानसून के टाइम पर क्या होता है, गर्मी पड़ती है और बारिश भी पड़ती है। तो ट्रॉपिकल यहाँ पर क्या होता है कि जो कुछ स्पीसीज है वो यहाँ पर भी रहती है, वे एनिमल्स भी यहाँ रहते हैं जिनको जो है ये टेम्परेचर सूट करता है। तो उनके लिए जो सूटेबल बायोम कौन सी हुई, तो ट्रॉपिकल बायोम उनके लिए सूटेबल हुई। इसके अलावा अगर हम ऊपर चले टेम्परेट में, तो टेम्परेट थोड़ा यहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है, यहाँ पर बारिश भी कम हो जाती है, यहाँ टेम्परेचर भी कम हो जाता है, यहाँ बारिश भी कम हो जाती है। तो आप देखोगे कि कुछ जो एनिमल स्पीसीज जो है वो टेम्परेट के एरिया में रहती है, टेम्परेट बायोम में रहती है, और इस बायोम में आप देखोगे ट्रॉपिकली कंपेयर में यहाँ पर कम रहती है, यहाँ पर कम स्पीसीज आपको मिलेगी। इसके अलावा जो है टुंड्रा से पहले एक्चुअली टेगा भी आता है, ठीक है ना। टेगा में जो है और ज़्यादा कम मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर और ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है और बारिश भी बहुत कम होती है। तो क्योंकि मैंने बताया ना, बायोम्स दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर कैसा है, और दूसरा डिपेंड करता है प्रेसिपिटेशन पर, ठीक है। तो टैगा और टुंड्रा तो बहुत ठंडा एरिया है, ये तो पोल की तरफ जा, हमारा जो नॉर्थ पोल है वो जो क्षेत्र है वो क्या होता है, वहाँ पर बहुत ही मतलब माइनस में टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर तो बहुत कम आपको एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है ना। आप देख लीजिए, जो स्नो लेपर्ड है, एक स्नो लेपर्ड है, एक लेपर्ड है, एक बियर है, ठीक है ना, एक जो पोलर बियर है दोनों बियर, लेकिन ये पोलर में रहना पसंद करता है और ये जो है ट्रॉपिकल एरिया में रहना पसंद करता है, फॉरेस्ट में रहना पसंद करता है। जो स्नो लेपर्ड है ये अपने ग्लेशियर्स पे रहना पसंद करता है, ठीक है ना। जैसे हमारा सियाचिन क्षेत्र है, सियाचिन में काफ़ी स्नो लेपर्ड मिलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो लेपर्ड जो सिंपल है, ये आप अपने इधर आसपास भी देख सकते हो। तो हर किसी एनिमल का जो है अपना अलग अलग क्षेत्र होता है रहने का, और उसी प्रकार से उनकी जो अडेप्टेशन है, जो अडेप्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, वो चीज़ें वे खुद उसको जो है मतलब जो भी उस टाइम जो वहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशंस होती है उसको झेलने की इनके अंदर अपने आप शक्ति आ जाती है, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे तो जैसे पोलर बियर है, तो पोलर बियर कितने बड़े बड़े बाल होते हैं वहाँ पे, तो जो वहाँ का एक्सट्रीम टेम्परेचर है ग्लेशियर का, उसको ईजिली उसको टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अगर और हम इसकी बात करें बायो में, तो ग्रासलैंड्स क्या है, जैसे प्रेरीज हो गए, पैम्पास हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सवाना हो गए, सवाना तो बड़े बड़े जो है फॉरेस्ट भी है अफ्रीका में, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, अपने आप में क्या है, बायोम्स है। तो हर किसी जो ऑर्गेनिज्म है उसको रहने की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स चाहिए, अलग अलग उसको अपना बायोम चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंट चाहिए, उनको डिफरेंट प्रेसिपिटेशन, डिफरेंट रेनफॉल चाहिए, तभी वे जो है आप खुद को जो है अडेप्ट कर पाएंगे उस सर्टेन शेल्टर में, उस सर्टेन एनवायरनमेंट में, ठीक है ना। तो ये था हमारा बायोम। अगला टॉपिक जो हमारा इसी के अंदर लास्ट कंपोनेंट इकोलॉजी का, वो है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में अगर हम बात करें तो बायोस्फीयर के अंदर क्या होता है कि जो लिविंग थिंग्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
वे जो जिस क्षेत्र में वे सर्वाइव करते हैं और जो रिक्वायरमेंट्स उनको वहाँ पर मिलती है, ठीक है ना, जिस एरिया में जिस स्फीयर में उनको पूरी रिक्वायरमेंट्स मिलती है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। जहाँ पर तीनों हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमोस्फीयर, जहाँ तीनों जो है जो तीनों मिल जाते हैं जिस जगह, उस क्षेत्र को बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो बायोस्फीयर की, तो ये लिथोस्फीयर हुआ, ये एटमोस्फीयर हुआ और ये हाइड्रोस्फीयर हुआ। हाइड्रोस्फीयर जो कि पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, लिथोस्फीयर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, जो कि लैंड पर रहने वाले एनिमल्स हैं, और एटमोस्फीयर जो कि जो हवा में उड़ते हैं एनिमल्स, अगर हम बर्ड्स की बात करें तो ये तीनों क्या करते हैं, जहाँ पर ये तीनों जो है यह मिलते हैं, ये रिक्वायरमेंट पूरी होती है इनकी, तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। एक बात तो ये। दूसरी बात, अगर हम बायोस्फीयर की बात करें या हम लाइफ की बात करें कि लिविंग थिंग्स जो कहाँ पर कितने एरिया में सर्वाइव कर सकता है, तो अगर हम बात करें सी लेवल की, अगर हम बात करें सी लेवल की, मान लीजिए सी लेवल है, तो सी लेवल के 200 मीटर तक, सी लेवल के 200 मीटर और सी लेवल के 6000 मीटर, अब मान लीजिए इसको 6 किलोमीटर तक का, ठीक है ना, इस क्षेत्र में क्या होता है, ये जो पूरा स्फीयर है, इस स्फीयर को हम बोलते हैं बायोस्फीयर, क्योंकि सिर्फ इसी एरिया में क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर सकता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर सकता है। तो इस 200 मीटर में भी क्या है कि क्योंकि जो 200 मीटर क्यों डिसाइड किया, क्योंकि इस एरिया में क्या है, इतने एरिया तक का जो सफिशिएंट लाइट है, जो टेम्परेचर है, ठीक है ना, उसमें क्या है अलग अलग टेम्परेचर, जैसे हम नीचे जाएंगे टेम्परेचर बहुत कम होता चले जाएगा, तो जहाँ पर नीचे कम टेम्परेचर, वहाँ पर वे एनिमल्स स्पीसीज रहेंगी, वे एनिमल्स रहेंगे जिनको कम टेम्परेचर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। और जो सरफेस एरिया पे वे रहती है, जो जैसे फिश है, छोटी छोटी जो फिश होती है वो सरफेस एरिया पे रहती है, तो उनको क्या चाहिए, थोड़ा गर्म टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, तो अपने अपने अनुसार भी क्या करते हैं, वो टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा अगर हम और ऊपर जाए 6000 तक, अगर हम 6000 से 8000 तक जाए, 8000 पे सिर्फ जो बैक्टीरिया है या फंजाई वगैरह है, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वे ही सिर्फ सर्वाइव कर पाती है, और वो भी डोरमेंट फॉर्म में। डोरमेंट फॉर्म में मतलब वो एक्टिव नहीं रहती, इनएक्टिव रहती है, डोरमेंट फॉर्म में रहती है। लेकिन 6000 से लेके यहाँ से 6000 और यहाँ से 200 मीटर तक ही जो है कोई लाइफ सर्वाइव कर सकती है। इसके अलावा अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, जो एक्सट्रीम नॉर्थ पोल है और एक्सट्रीम साउथ पोल है, यहाँ पर लाइफ सर्वाइव नहीं करती। इसका मतलब यहाँ पर बायोस्फीयर भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ सर्वाइव नहीं करती। इसके अलावा जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, हाई माउंटेन्स है, जहाँ पर कोई एनिमल्स नहीं रहते, ना प्लांट्स है ना एनिमल्स है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर भी जो है बायोस्फीयर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या है कि बायोस्फीयर को डिफाइन करें तो क्या है, पहला पॉइंट तो ये हो गया बायोस्फीयर का कि इट इज़ द मतलब जो शेडो ऑफ द ऑल द थ्री बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। इन जो तीनों जहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर तीनों जो इंटरलिंक होते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। पहली बात तो ये। दूसरा, जहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है एक्टिव रहते हैं, जो वे जहाँ सर्वाइव करते हैं जितने क्षेत्र में, उसको जो है बायोस्फीयर बोलते हैं। तीसरा, वो क्षेत्र जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सभी फिजिकल फैक्टर्स मिल रहे हो, हवा, पानी, लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल, जो जितने भी फिजिकल फैक्टर्स है, ये सब जो उसको सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहे हैं, उस क्षेत्र को बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये था हमारा बायोस्फीयर। क्योंकि जो अगर हम सन की बात करें, जो सन एनर्जी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको सन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, उसको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। क्योंकि अगर हम देखें तो जितना भी जो प्लांट्स है, प्लांट्स तो क्या चाहिए, उनको तो डायरेक्ट एनर्जी लेते हैं जो है सनलाइट से। लेकिन जो हेटरोट्रोप्स है या जो है ओमनीवोरस है या फिर कार्निवोरस है, ये कहाँ से लेते हैं, ये हेटरोट्रोप्स तो प्लांट से ले लेगा। ठीक है, ओमनीवोरस किससे लेगा, जो है ये ओमनीवरस प्लांट से भी ले लेगा और एनिमल्स से भी ले लेगा। और कार्निवरस को क्या चाहिए, इसको हेटरोट्रोप्स चाहिए, इसको सिर्फ जो है एनिमल्स ही चाहिए। ठीक है, वे सब एनर्जी किससे ले लेंगे, जो है दूसरे एनिमल्स से ले लेंगे। ठीक,
तो जहाँ पर ये सिस्टम चल रहा है, जहाँ पर इनकी जो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, जहाँ पर इन सबको अपना रहने के लिए शेल्टर, रहने के लिए फिजिकल फैक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं बताया सनलाइट, टेम्परेचर, जहाँ पर उसको सफिशिएंट मिल रहा है, जहाँ वे सर्वाइव कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। जैसे मैं बताऊँ कुछ एनिमल्स जो है नॉर्थ पोल से नीचे, जो नॉर्थ पोल कोई एनिमल रहता ही नहीं, उसके नीचे देखो थोड़े जो टुंड्रा क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत कम एनिमल रहते हैं, और जो मोर देन 50% जो हमारे एनिमल्स हैं वे हमारे ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं, जो मैंने आपको बताया था, जो हमारे 23.5 डिग्री पर जो लैटिट्यूड है, इसके जो आसपास का क्षेत्र है पूरा, यहाँ पर हमारे मोर देन 50% लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो और जो हमारा एक्सट्रीम नॉर्थ और एक्सट्रीम साउथ पोल है, यहाँ पर कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं करते। इसका मतलब यहाँ पर कोई बायोस्फीयर नहीं है, क्योंकि बायोस्फीयर वहीं होता है जहाँ पर एनिमल्स को, या जो प्लांट्स और एनिमल्स है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनको रहने खाने पीने की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी इनकी जो फुलफिल हो रही हो, इनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही हो, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और काफ़ी चीज़ आपको उसमें नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो चलिए आज हम अपनी क्लास यही ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है, और क्योंकि हम इसमें एक कन्फ्यूज़न रह जाता है हमें कि हाँ, जो मैंने आपको बताया भी था कि एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी मैं एक बार समझा देता हूँ। तो जो डिफरेंस होता है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में, वो ये होता है, जब मान लीजिए आप अपनी क्लास में हो, तो अपनी क्लास में आप जो साइंटिफिक स्टडी है किसकी, इसकी क्लास की, ठीक है ना, जो क्लास, जो साइंटिफिक स्टडी है क्लास की और स्टूडेंट्स की, जो पूरी जो स्टडी है, रिलेशन है, उसको बोलेंगे इकोलॉजी। ठीक है, जो स्टडी ऑफ टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, और जो भी उनको पूरा एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो क्या हो गया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ जो क्लास है और टीचर है, उसको क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। जो स्टूडेंट्स को जो एनवायरनमेंट मिल रहा है, जो उसको चारों तरफ जो उस पर एक्सटर्नल फैक्टर डाल रहे हैं, एसी भी चल रहा है, ठीक है, थोड़ी साउंड भी आ रही है, लाइट भी आ रही है, एयर भी आ रही है, ठीक है, जो पूरा जो उनको एक्सटर्नल इफेक्ट पड़ रहा है वो है एनवायरनमेंट। ठीक है, और जो ये पूरा दोनों का एनवायरनमेंट और जो टीचर्स है, ठीक है ना, उन जो क्लासरूम है, जो उसका दोनों को प्रभाव पड़े जो सिस्टम है, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक, तो इकोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी हो गई, और जो एक्सटर्नल हमारे पर इफेक्ट पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट का, ठीक है, वो क्या हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। और इस दोनों के जो सिस्टम है, जो इन दोनों का रिलेशन है, इन दोनों का आपस में जो संबंध है एक्सटर्नल फैक्टर का, और जो इसका अपना इकोलॉजी का, उसको क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। तो ये तो डिफरेंस हुआ किसमें, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में। चलिए फिर ये जो प्रश्न आते हैं, इसमें से कई बार प्रश्न आ जाता है, कई बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसमें से प्रश्न बन जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है और इसको बार बार रिवाइज करना है। तो आई होप आपको क्लास ठीक लगी होगी और इन्फॉर्मेशन, आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।